नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आपसे। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा, तो आप 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। तो शिवानी पढ़ना से। From the following balance sheet of 5 limited, you are required to prepare a cash flow statement for the year. ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस शीट बना के दे रखी है। जब बैलेंस शीट होती है तो समझो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, हमेशा के लिए। तो अब ये देखो, हमारी बैलेंस शीट 2 पार्ट्स में बटी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, है ना। इक्विटी लायबिलिटी में पहली हेडिंग कौन सी दिख रही है? शेयर होल्डर फंड। इसमें भी क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल। अब आपको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी कहाँ प्लेस हो सकती है। 3 एक्टिविटी होती है ना हमारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसमें शेयर कैपिटल कहाँ पे यूज हो सकता है? फाइनेंसिंग में। देखो पहले 2014 लिखा है, फिर 15 लिखा है। 2014 में 3 लाख की थी शेयर कैपिटल, फिर है 3,75,000 की, बढ़ गई। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से आ जाएगा ये हमारा, और फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा, है ना। फिर अगली हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर आइटम है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बढ़ गया घट गया? पहले कितना था? 15। फिर अगले का हो गया 34,500। तो आपका बढ़ गया, तो यानी नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका, है ना। अगर ये घट रहा होता तो नेट लॉस आता। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड क्रेडिटर दिख रहा है करंट लायबिलिटी में, है ना। ये करंट लायबिलिटी का काम जो होता है और करंट एसेट्स का जो काम होता है, वो फॉर्मेट में ई और एफ के अंदर आता है ऑपरेटिंग में। जैसे वहां पे लिखा ना फॉर्मेट, आपको इसमें दिख रहा है ई और एफ, उसी में आता है। ठीक है, अब करते कैसे हैं इसे? अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है, अरे फोकस हटा, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर घटती है तो माइनस में डाल देंगे। और करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो माइनस, और घटता है तो प्लस, इस तरीके से। हाँ, उल्टा हो जाता है ना। तो नॉन करंट एसेट्स दिखेगी नीचे, है ना। इसमें आइटम क्या है? लैंड। नॉन करंट यानी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर जो भी आइटम होंगे वो सब मोस्टली ज़्यादातर आपका इन्वेस्टिंग एंड एक्टिविटी में आने वाली चीज़ होती है। अब लैंड है, लैंड आपकी पहले से बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। मतलब जमीन आपने और खरीद ली, घट रही होती तो सेल कर रहे होते, है ना। तो इन्वेस्टिंग में आप डालोगे से माइनस में, क्योंकि आप खरीद रहे हो यानी पैसा जा रहा है। फिर है करंट एसेट्स, है ना। करंट एसेट्स में कैश है, वो आंसर निकालने का काम आता है। डेटर है, वो ई और एफ के अंदर कहीं भी आ सकता है, और स्टॉक इन ट्रेड वहीं पे आएगा ई और एफ के अंदर ऑपरेटिंग वाले में, है ना। क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जगह वही है, ई हेडिंग और एफ हेडिंग। ठीक है, तो इसे करते हैं। हाँ, इसी में फॉर्मेट में कुछ करें। देखो फॉर्मेट तो बना हुआ है हमारे पास, है ना। इसी को थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ठीक है, नहीं लग रहा? दोबारा लिखूं? बताओ बेटा बताओ। दोबारा ही लिखते हैं, छोड़ो। इस तरीके से करेंगे, फॉर्मेट की प्लेसिंग पता चल जाए कौन सी चीज कहाँ आती है। ठीक है, भले वो आइटम हो हमारे क्वेश्चन में या ना हो, लेकिन हेडिंग अगर पता चल गई तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इसमें वर्किंग नोट पे बनाना पड़ेगा जैसे? वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा? बना लेंगे, थोड़ा सा यूज हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। तो बेटा आराम से देख के लिख लियो। अरे ठीक है, अब यह ध्यान दो, हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं जिनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको सॉल्व करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी, क्योंकि यह एक सिंगल आइटम है। पहले तो हमने ये लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हमने लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं। अब ये बताओ, पहले इसके अंदर बैलेंस शीट में देख के कि प्रॉफिट एंड लॉस पहले कितना था? 15,000। फिर कितना हो गया? ये एरो है, कोई माइनस का साइन नहीं है भी, बस बताने के लिए। 34,500 हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया ना।
तो 19,500 का क्या हुआ प्रॉफिट। अब यहाँ पे ऐड करते हैं 4 आइटम, वो हैं तो लिखो, नहीं है तो छोड़ देना। ट्रांसफर टू रिजर्व, कहीं है रिजर्व? नहीं है। अगर रिजर्व होता और पहले से बढ़ रहा होता तो प्लस कर रहे होते, ठीक है, वो तो है नहीं ऐसा। और उसका आता है प्रपोज डिविडेंड पेड लास्ट ईयर वाला, वो भी नहीं है। इंटरम डिविडेंड नहीं है। और तुम्हारा ये आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या है इसके अंदर? बैलेंस शीट में कहीं लिखा है? नहीं है। तो फिर वो चीज अब नहीं है, तो यहाँ ऐड करने वाला कोई आइटम नहीं। यही हमारा आंसर है 19,000। ठीक है, ये ना दिखाता तो सीधे सीधे वहीं पे अपना काम कर लेता, लेकिन यहाँ पे क्या क्या आता है उसे बताने के लिए मैंने ये सब बताया। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट के आगे 19,500। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसके अंदर ये फॉर्मेट बना देते हैं, क्या क्या चीज आती है। ये ए हेडिंग कहलाती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर आता है बी में आता है ऐड। अब ऐसा फॉर्मेट तो इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, अगर फॉर्मेट में देखो ABC करके तो नहीं ले रखा, सिंपल हेडिंग ऐड लेस करके कर रखा है। और ये ABC वाला ये CBSE बोर्ड से वहां से उठाया हुआ है फॉर्मेट है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ आती है। हाँ, 12th वालों के हिसाब से। तो ऐड यहाँ पे होता है आइटम टू बी एडेड, जोड़ने वाले आइटम, वो भी नॉन कैश वाले है ना, नॉन कैश वाले आइटम हमें यहाँ लिखने होते हैं। अब इसमें आता क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही हो, या फिर आपका लॉस हो किसी तरह का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वगैरह हो, तो वो ऐड हो जाते हैं। अगर आइटम होंगे तो आप लिखोगे, नहीं होंगे तो डैश करके अपना आगे बढ़ना। अच्छा, नुकसान से रिलेटेड जो भी है हाँ, लेस करते हैं आइटम टू बी, या टू बी डिडक्टेड। ठीक है, अब यहाँ लेस करने वाले आइटम आते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, डिविडेंड रिसीव अगर लिखा हो, इस तरह का आइटम हो, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो, ठीक, इस टाइप के आइटम अगर यहाँ पे है तो वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेस होने के लिए। फिर डी हेडिंग आती है। डी में आप क्या लिखते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब जो इस प्रॉफिट में ये दोनों हेडिंग सॉल्व करके जो नाम आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है, प्लस माइनस करने के बाद। फिर इसके बाद आता है डी के बाद ई और एफ। ठीक है, इसी में हम यूज होते हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी वगैरह। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इसको नहीं पता, करंट एसेट्स, पहले करंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, प्लस। करंट लायबिलिटी अगर घट रही है तो क्या करते हैं, माइनस वाले में लिखते हैं। ठीक है, और करंट एसेट्स अगर बढ़ने लगे तो माइनस, और अगर वो बढ़ रही है तो प्लस। करंट एसेट्स घट रहे हैं तो प्लस। इस तरीके से ये प्लस माइनस मतलब एडलेस की बात कर रहे हो। ठीक है, ये कर लेंगे, एफ ई एफ हो जाए सॉल्व। ई एफ फिर आता है जी, इसमें लिखते हैं कैश, इन सबको सॉल्व प्लस माइनस करने का जो आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं जी एच, इसमें लिखते हैं लेस इनकम टैक्स पेड। अगर इनकम टैक्स पेड हो रहा है तो वो यहाँ पे हाँ माइनस हो जाएगा, होगा तो फॉर्मेट तो ही बन गया है ना। फिर माइनस करके आता है आई में, हमारा आंसर आएगा, वो भी जो आंसर होगा प्लस में होगा तो कैश फ्लो, माइनस में होगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस तरह से लिखेंगे। अब इसे करना शुरू करते हैं। इसके बाद ये तो हमारा खत्म हो जाएगा फर्स्ट ये वाला आंसर। फिर सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं लाइन, थोड़ा सा जगह कम बढ़ गया। ये छोड़ दो। हाँ, ये से थोड़ा सा कंटिन्यू यहाँ कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है, कैश, थोड़ा इधर से लिखें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। इसमें तो सिर्फ ऐड और लेस ये चीज आएगी। ठीक है, ऐड लेस का अगर देखो ये दिख रही है इसमें दिख जाएगा, वरना फिर लेस वहाँ लिखूँ, चलो यहीं पर कर लेते हैं एक ही। ठीक है, फिर यहाँ पे करते थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज, यहाँ भी लिखेंगे ऐड और लेस। ठीक है, पैसा आने पे प्लस में और जाने पे माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना करने के बाद अब हम वो पॉइंट हमने लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद बैलेंस शीट में देखो पहला आइटम क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल। बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो आपको यहाँ फाइनेंसिंग में लिखना पड़ेगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना था? 75,000। अगला आइटम कौन सा है? प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस वाला, वो तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं साइड में, ये तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। अब है ट्रेड क्रेडिटर, है ना, करंट लायबिलिटी हमारा है। ट्रेड क्रेडिटर हमारा ई और एफ के अंदर आता है, ई या एफ पता नहीं चलेगा कि ई में है एफ में, वो तो यहाँ पे लिख दूंगा ऐड, यहाँ लिख दूंगा लेस। ठीक है, अब ये बताओ ट्रेड क्रेडिटर पहले से बढ़ गए घट गए? घट गए। अब करंट लायबिलिटी हमारी घट रही है, रुक जा बेटा, घट रही है तो क्या करेंगे माइनस में, और क्या लाइन यूज करेंगे? डिक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर। कल वाले क्वेश्चन में वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से दे रखा था, तो एक ही सॉल्यूशन था उसका, इन दोनों का आंसर जो था इंक्रीज के नाम से माइनस में कर दिया हमने। अभी हमें मालूम है कि ट्रेड क्रेडिटर कितने थे, अब बताओ 1,05,000 से 67,500 हो गए, करना माइनस जीरो, चेक करना। 37, 37,500 और ये ब्रैकेट में कर दिया, माइनस वाला आइटम है ना, लेस वाला ब्रैकेट में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है नॉन करंट एसेट्स, उसमें क्या लिखा है? लैंड। अब ये बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, मतलब हम खरीद रहे हैं, तभी तो कोई चीज़ बढ़ती है, हम खरीद रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस वाले कॉलम में, थोड़ा सा ऊंचाई पे लिख देते हैं, परचेज ठीक है। परचेज ऑफ लैंड कितना हो रहा है? 75,000 से 99,000 हो गया, तो कितना हजार बढ़ गया? 24। तो ये 24 माइनस के हैं क्योंकि पैसा जा रहा है, तो ब्रैकेट में यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद करंट एसेट्स में देखेंगे कैश, कैश तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो आंसर निकालने का काम आते हैं। फिर है हमारा डेटर, डेटर करंट एसेट्स है। अब देखो वो बढ़ रहा है घट रहा है? डेटर बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। कितना से घट रहा है? 7,500 का डेटर घट गया। अब देखो करंट एसेट्स घटने पे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ई के अंदर, क्योंकि ऐड इसमें लिखा है, डिक्रीज इन डेटर, सिर्फ लिखा ना डेटर, डेटर्स कितना है बेटा? 7,500। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आता है स्टॉक एंड ट्रेड, बढ़ रहा है घट रहा है? अगर एसेट्स बढ़ती है तो माइनस में आता है, इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड, लिख दिया। अब ये बढ़ रहा था, कितना बढ़ा था? 15,000 से, तो ये माइनस वाले में लिखा था, फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें 15,000। हो गया हमारी तरफ से पूरा, सारे पॉइंट खत्म, कुछ रहे तो नहीं? कंफर्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दे नहीं रखी इससे रिगार्डिंग जो हम करते इधर उधर, तो बस इतना ही करना है। और अब हम आंसर निकालने के चक्कर में पड़ते हैं, तो आंसर हम निकालेंगे 19,500 दे रखा है, आइटम टू बी एडेड में कोई भी आइटम नहीं आया, तो यहाँ पे प्लस करके कितना आएगा? 19,000। लेस करने वाले में भी कुछ नहीं आया, कोई लॉस वगैरह कुछ नहीं हुआ, फिर हमारा आंसर जो आएगा उस डी के सामने आएगा 19,000। फिर इसके बाद हमारा ये 7,500 प्लस वाला आइटम है, प्लस कर दो तो 20, हाँ 27,000 आ गया। अब माइनस करने वाले दो आइटम है, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 62,500 आएगा, क्या है? 52,000 आएगा, 52,500 आएगा। अब देखो ये माइनस माइनस की संख्या ज़्यादा बैठ रही है, प्लस का तो बहुत कम है, तो कैलकुलेटर से कर दिखाओ। बावन 500 में से 27,000 घटाना जरा, 25,500, तो माइनस में ही आंसर बचेगा 25,500। इनकम टैक्स वगैरह कुछ है नहीं। अब जो हमारा आंसर आएगा वो 25,500 है, लेकिन माइनस में है, तो हम इसे यूज करेंगे नाम को
कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश माइनस में नहीं, तो हमने ऐसे लिखा 25,500 कैश यूज्ड के नाम से ब्रैकेट में। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ऑपरेटिंग क्लियर हो गया। इन्वेस्टिंग में पहुंचते तो ऐड और लेस के नाम से लिखा है। ऐड में तो कुछ है ही नहीं, ऐड में क्या था? नील। लेस में है तो आंसर लेस का ही बचेगा। अब तो फिर तो 24,000 रुपये माइनस का। भाई दिख रहा है, देखिए फ्रेम में। तो यहां पे लिखेंगे माइनस का, ये भी कैश यूज्ड इन एक्टिविटीज। 24,000 आ गया आंसर, चेक कर लो। इसका भी माइनस में आ रहा है 24,000 यूज्ड। फिर आते हैं फाइनेंसिंग पे। आ जाओ बेटा, बंद कर गई हो। बस बस बस, आ जाओ। तो देखो अब फाइनेंसिंग पे चलते हैं। तो फाइनेंसिंग में सिर्फ एक आइटम दिख रहा है हमें। तो फाइनेंसिंग में यहाँ लेस में तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर बचेगा 75,000 प्लस का। इसको नाम दोगे तुम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमने बाहर लिख दिया 75,000। ठीक है, इसी लाइन को यहाँ खत्म करेंगे। फिर हम चेक करेंगे भाई माइनस का ये भी, माइनस का ये भी, दो चीज माइनस की हेडिंग, एक प्लस का है। तो माइनस माइनस अगर प्लस करते हैं तो कितना अमाउंट बैठता है? 25,500 और 24,000, तो 49,500 आएगा, 49,500। और ये क्या है? प्लस का, तो प्लस का ज्यादा है, तो आंसर किसका बचेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की अमाउंट ज्यादा थी, माइनस की कम थी। माइनस करा अभी, तब भी हमें प्लस का ही आंसर मिलेगा। तो अगर प्लस का मिलेगा तो हम लिखेंगे नेट, क्या है ना, जबकि इंक है इसमें तुम्हें नेट क्या लिखा था? नेट इंक्रीज इन कैश। ठीक है, अब हमारा कितना आएगा? माइनस कर बताना जरा जल्दी से। 75,000 में से 49,500 हो गए तो 500, वो 25,500 आ रहा है क्या? 25,500। ठीक है, तो 25,500 नेट इंक्रीज आ गया। इस आंसर में सिर्फ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस कर दो, क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग, हाँ कैश बैलेंस तो है ना मेरे पास। एट ओपनिंग स्टॉक तो आ गया ना यहाँ पे, स्टॉक एंड ट्रेड। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कितना दे रखा था इसमें? 45 प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्लोजिंग के बराबर आएगा। जोड़ो भाई 500 ये, 5 0 ये, तो 4 2 6 1 7, तो ये क्लोजिंग के बराबर आंसर आ रहा है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी कई सारे आइटम आते हैं, ये जरूरी नहीं सिर्फ कैश का आता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, हाँ करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी हो तो भी आ जाता है ना। मार्केट सिक्योरिटी भी जो भी दिया होगा वो मतलब हाँ उसमें इसमें आ जाता है, हाँ एड लेस करने के लिए। अभी तो हमें कैश कैश मिलता है, हम उसी कर लेते हैं। कैश एट बैंक भी मिलेगा ना, तो भी हमें ओपनिंग बैलेंस दोनों के यहाँ जोड़ के दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आंसर क्लोजिंग के बराबर आएगा। कैश इन हैंड भी दिया हो तो भी ऐसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों दिया हो तो, अगर सिंगल कैश लिखा है तो ओपनिंग प्लस करो, क्लोजिंग के बराबर आंसर आ जाएगा। तो अब का आज का कैसा लगा क्वेश्चन? ये तो आसान है। अतुल तेरे अब भी लग रहा हार्ड? अब भी? हाँ मुझे भी लग रहा है। अब तो नहीं लगना चाहिए, देखो नहीं नहीं, अब तो देखो बिल्कुल इजी तरीका है। हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, चाहे आइटम आ रहे हो ना आ रहे हो, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ती है। और अगर अब भी लग रहा हार्ड तो फिर तुम्हें छुड़वाना पड़ेगा, मैं फिर इसे छुड़वा के आगे बढ़ाऊंगा तुम्हें। इसे दोबारा मैं दूसरे चांस में स्टार्ट करूंगा। इन्हें तो कॉलेज में पढ़ रखा है, लेकिन मुझे इनकी भी चिंता करनी है, इन्हें सिखाना यार कैसे भी करके।
चलो बच्चों, मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, आप नोट डाउन करो। उसका रिवीजन चल रहा है। भैया फॉर्मूले और इसका फॉर्मेट याद करने से बहुत वो होता है, मैंने याद किया है ना, वैसे नहीं किया बुक से, जैसे क्वेश्चन किए थे ना, सब वो उससे याद किया है वैसे। फॉर्मेट मैंने भी करा था भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फॉर्मेट याद होगा तो ही पता चलेगा यार कौन सी कहाँ जानी है, तो ही छाट पाओगे कैसे बिना इसका तो अजीब सा है। चलो बस कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन कराते हैं। बाय बाय।